हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी। पिछली क्लास में हम ज्वालामुखी के प्रमुख ज्वालामुखी पेटियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं एवं ज्वालामुखी का विश्व वितरण, भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र का वितरण के बारे में पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी। आज जो हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ज्वालामुखीकृत स्थलाकृतियाँ, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियाँ। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियाँ। देखिए मित्रों, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों में ये ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा निकलता है, ठीक है, वह एक क्षेत्र विशेष में अनेक स्थलाकृतियों का क्या करता है, निर्माण करता है, जिनसे कि स्थलाकृतियों क्या होती है, मुख्य रूप में अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ कि ज्वालामुखी से की क्रिया से जो लावा निकलता है उससे एक क्षेत्र विशेष में अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और ये स्थलाकृतियाँ मुख्य रूप से क्या है, हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, आंतरिक स्थलाकृतियाँ। आंतरिक स्थलाकृतियाँ, ठीक है, और दूसरा बाह्य स्थलाकृतियाँ। बाह्य स्थलाकृतियाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आंतरिक स्थलाकृतियाँ जैसे कि आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं जैसे कि बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक। ठीक है, आदि ये स्थलाकृतियाँ क्या है, आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है मित्रों, इसके बारे में हमने पिछली जो क्लास में हमने टॉपिक शैलियों की जो शैल या चट्टानों का जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी हम इन आंतरिक स्थलाकृतियों के बारे में, जो कि जब चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो उसमें आंतरिक आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण में, आंतरिक आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण में हमने इन सभी स्थलाकृतियों के बारे में वहाँ पर डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा इसके लिए कि जो आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं, भूगर्भ के अंदर मैग्मा के जमा होने से क्या होती है, अलग अलग प्रकार की भूआकृतिक या आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें बैथोलिथ की बात करें तो बैथोलिथ भूगर्भ के अंदर मैग्मा का एक विशाल अनियमित जमाव के कारण जो भूगर्भ में आंतरिक स्थलाकृति निर्मित होती है वह कहलाती है बैथोलिथ। ठीक है, उसी प्रकार से लैकोलिथ भूगर्भ के अंदर मैग्मा के उत्तल जमाव से निर्मित स्थलाकृति, ये मैग्मा का उत्तल जमाव क्या कहलाता है, लैकोलिथ कहलाता है। फैकोलिथ भूगर्भ के अंदर मैग्मा का लहरनुमा जमाव, लोपोलिथ भूगर्भ के अंदर ही मैग्मा का अवतल या प्यालीनुमा जमाव क्या कहलाता है, लोपोलिथ कहलाता है। सिल भूगर्भ के आंतरिक भाग में मैग्मा का क्षैतिज जो धरातलीय जमाव होता है, क्षैतिज जमाव जो 1 मीटर की मोटाई से अधिक होता है वह कहलाता है सिल, तथा 1 मीटर से कम मोटाई वाला क्षैतिज जमाव क्या कहलाता है, सिट कहलाता है। ठीक है, फिर मैग्मा का जो दरारी नुमा भाग में
दरारों में या फिर खम्भे नुमा जो जमाव पाया जाता है भूगर्भ के अंदर, वो कहलाता है डाइक। ठीक है। इसके बाद में आता है मित्रों बाह्य स्थलाकृतियाँ। ठीक है। बाह्य स्थलाकृतियाँ भी, इन्हें भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है पुनः। बाह्य स्थलाकृतियों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है। और दूसरी दरारी उद्भेदन, दरारी उद्भेदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। दरारी उद्भेदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है। केंद्रीय उद्गार अर्थात इसे विस्फोटक ज्वालामुखी भी कहा जाता है, विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है। जो केंद्र में से जो उद्गार होता है, फलतः परिणाम स्वरूप जो केंद्रीय उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी है, इनके अंदर से केंद्रीय उद्गार के फलतः जो लावा, गैस तथा गैस के साथ साथ जलवाष्प के साथ साथ जो विखंडित पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, एक विस्फोट के रूप में तेज गति से बाहर आते हैं। ठीक है। किसमें? केंद्रीय उद्गार में। इसमें केंद्रीय उद्गार में जो पदार्थों का जमाव होता है वो क्या होता है, शंकु रूप में होता है। केंद्रीय उद्गार के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ अर्थात केंद्रीय उद्गार में पदार्थों का जमाव क्या होता है, एक शंक्वाकार आकृति में होता है, जिसके कारण से शंकु ज्वालामुखी पर्वत इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है। ये ज्वालामुखी के विस्फोट उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है। अब इन केंद्रीय उद्गार से ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित स्थलाकृतियाँ जो कि निम्न प्रकार की है। सबसे पहली स्थलाकृति है, सबसे पहली है ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु। ठीक है। देखिए मित्रों, ज्वालामुखी शंकु में सबसे पहली स्थलाकृति है सिंडर या राख शंकु। सिंडर या राख शंकु। ठीक है। इस प्रकार के शंकु मुख्य रूप से क्या होते हैं, ज्वालामुखी धूल, राख तथा विखंडित पदार्थों के द्वारा निर्मित होते हैं। सिंडर या राख शंकु मुख्य रूप से ज्वालामुखी धूल, राख एवं विखंडित पदार्थों के द्वारा निर्मित होते हैं तथा इसमें तरल पदार्थों की मात्रा नाम मात्र या फिर बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। सिंडर शंकु में तरल पदार्थों की मात्रा या तो बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है, फिर कुछ नाम मात्र की होती है। ठीक है। इनका जो ढाल होता है वो कैसा होता है, अवतल होता है। सिंडर शंकु या राख शंकु का ढाल अवतल पाया जाता है तथा इस प्रकार के जो शंकु होते हैं, ठीक है, वो सामान्यतः कम ऊंचाई वाले होते हैं। ठीक है। इस प्रकार के शंकु सामान्यतः कम ऊंचाई वाले होते हैं। ठीक है। जैसे ज्वालामुखी नली से इस प्रकार के शंकु होते हैं ये, जो कि सामान्यतः क्या होते हैं, कम ऊंचाई वाले होते हैं। ठीक है। सामान्यतः ये कम ऊंचाई वाले होते हैं। ठीक है। सिंडर शंकु या राख शंकु। इसके बाद में अगला, इसका जो एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है जैसे कि मैक्सिको में जोरल्लो, इजाल्को एल सल्वाडोर में तथा कैमेगुइन फिलीपींस में और ग्वाटेमाला में वोल्केनो डी फ्यूगो। इस प्रकार के सिंडर शंकु या राख शंकु के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट है
अम्लीय लावा शंकु, अम्लीय लावा शंकु। देखिए मित्रों, अम्लीय लावा शंकु सिंडर या राख शंकु की अपेक्षा क्या होते हैं, अत्यधिक गाढ़े तथा चिपचिपे लावा से निर्मित होते हैं तथा इनमें क्या होती है, सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तथा ये भू सतह पर, धरातल की सतह पर पहुंचते ही क्या हो जाते हैं, ठंडे होकर के ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। कौन से? अम्लीय लावा शंकु धरातल की ऊपरी सतह पर पहुंचते ही ठोस अवस्था में, ठंडे होकर के ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, तथा ये क्या होते हैं, ऊंचे एवं तीव्र ढाल का निर्माण करते हैं। ये क्या होते हैं, ऊंचे एवं तीव्र ढाल का निर्माण करते हैं। इसे स्ट्राम्बोली प्रकार का शंकु भी कहा जाता है। क्या? इसे स्ट्राम्बोली प्रकार का शंकु भी कहा जाता है। स्ट्राम्बोली शंकु भी कहा जाता है। किसको? अम्लीय लावा शंकु को ही स्ट्राम्बोली प्रकार का शंकु भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे स्ट्राम्बोली है, क्राकाटाओ है, रियूनियन द्वीप के ज्वालामुखी हैं, जो कि सभी क्या हैं, अम्लीय लावा शंकु के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट है बेसिक या क्षारीय लावा शंकु। क्षारीय या बेसिक लावा शंकु। ठीक है, क्षारीय या बेसिक लावा शंकु को ही पैठिक या सील्ड लावा शंकु भी कहा जाता है। इसे पैठिक या फिर सील्ड लावा शंकु भी कहा जाता है। इससे जो निकलने वाला लावा है वह क्या होता है, पतला होता है। क्षारीय या बेसिक लावा से निकलने वाला, बेसिक लावा शंकु से निकलने वाला जो लावा होता है वह पतला होता है, जिसके कारण से ये क्या हो जाता है, दूर तक फैल जाता है। ठीक है, दूर तक फैल जाता है तथा ये दूर तक फैल करके क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। ठीक है, इसमें सिलिका की मात्रा अपेक्षाकृत अम्लीय लावा शंकु की अपेक्षा सिलिका की मात्रा इसमें क्या होती है, कम पाई जाती है। ठीक है, इसे हवाना प्रकार का शंकु भी कहा जाता है। बेसिक लावा शंकु को या क्षारीय लावा शंकु को ही हवाना प्रकार का शंकु भी कहा जाता है। जैसे हवाई द्वीप का मोना लोआ इसका उदाहरण है, बेसिक या क्षारीय लावा शंकु का उदाहरण ही है हवाई द्वीप का मोना लोआ शंकु। ठीक है, इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु। ठीक है, इस प्रकार के शंकु से उत्सर्जित पदार्थों के अंदर मिश्रित शंकु, जैसे कि कई प्रकार के उत्सर्जित पदार्थों के परतदार जमने से क्या होता है, जो स्थलाकृति निर्मित होती है वह मिश्रित शंकु कहलाती है। इसे परतदार शंकु भी कहा जाता है। ठीक है, परतदार शंकु भी कहा जाता है। तथा विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी पर्वत किस प्रकार के हैं, इसी मिश्रित शंकु प्रकार के हैं। जैसे कि माउंट शास्ता है, रेनियर है, हुड है, जापान का फ्यूजियामा है, फिलीपींस का म्यान और इटली के वेसुवियस और एटना, जो कि मिश्रित शंकु के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है शंकु में शंकु। शंकु में शंकु। ठीक है, शंकु में शंकु, इस प्रकार के जो शंकु होते हैं वो क्या होते हैं, प्राय प्रसुप्त प्रकार के ज्वालामुखी में पाए जाते हैं। प्रसुप्त प्रकार के ज्वालामुखी में पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक लंबे समय अंतराल के बाद किसी ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, तो उस विस्फोट हुए मुख्य शंकु के अंदर ही नए शंकु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसे शंकु में शंकु की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है माउंट ताल और वेसुवियस, जो कि शंकु में शंकु के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है स्पेंटर शंकु। नेक्स्ट है स्पेंटर शंकु। स्पेंटर शंकु। ठीक है, जब लावा के समय गैस के बुलबुलों के साथ जो जमा होकर के अनियमित शंकुओं का निर्माण होता है,
ठीक है। लावा उद्गार के समय या लावा के प्रवाह के समय गैस के बुलबुलों के साथ साथ जमा होकर के जो अनियमित शंकुओं का निर्माण होता है उसे ही क्या कहा जाता है, स्पैंटर शंकु कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है परपोषित शंकु। परपोषित शंकु, ठीक है मित्रों। परपोषित शंकु वैसे एक ज्वालामुखी की मुख्य नली में छोटी छोटी उपशाखाएं क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, जिनसे निकलने वाले लावा के जमाव के कारण मुख्य नली के अलावा कई छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है, जिसे परपोषित शंकु कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि माउंट शास्ता USA का, जो कि परपोषित शंकु का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल है, ज्वालामुखी उद्गार की जो मुख्य नली है, यहाँ से जो लावा निकलता है, ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर मुख्य नली से कुछ नली, अलग नली, ठीक है, ये मुख्य नली है। और मुख्य नली के अलावा क्या होती है, मुख्य नली में छोटी छोटी उप शाखाएं विकसित हो जाती हैं। ये ऐसे छोटी छोटी उप शाखाएं निर्मित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इस प्रकार से अलग अलग स्थलाकृतियां निर्माण हो जाती हैं। ठीक है। ऐसी स्थलाकृतियां तो ऐसे क्या होते, कई छोटे छोटे शंकुओं का वहाँ पर निर्माण हो जाता है। ठीक है, जो कि परपोषित शंकु कहलाते हैं। इसके बाद में आता है अगला मित्रों, लावा गुंबद। ठीक है, ये तो हुए ज्वालामुखी शंकु। अगला है मित्रों लावा गुंबद। देखिए मित्रों, लावा गुंबद में क्या है, इसमें लावा के जमने के पश्चात गुंबद क्या होता है, एक सदृश्य संरचना का निर्माण करता है, उसे लावा गुंबद कहते हैं। जैसे कि पैठिक लावा शंकु, ठीक है, या बेसिक या पैठिक लावा शंकु का विस्तृत रूप ही माना जाता है। लावा शंकु जो कि हमने ज्वालामुखी शंकु में पढ़ा था, पैठिक या बेसिक लावा शंकु, उसी का एक विस्तृत रूप माना जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में लावा डोट, लावा डोट या फिर डोट गुंबद। ठीक है, डोट गुंबद। इसमें क्या होता है, जब मिश्रित शंकु वाला ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो शंकु का भाग क्या हो जाता है, अपर्दन के विभिन्न कारकों द्वारा अपर्दित हो जाता है। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि जब मिश्रित शंकु वाला ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो शंकु का भाग अपर्दन के विभिन्न कारकों के द्वारा अपर्दित हो जाता है, जिससे नली में जमा लावा डॉट या प्लग के समान हो जाता है। ठीक है, तथा इसे नली में जमा डॉट या लावा के समान दिखाई देता है, जिससे इसे क्या कहा जाता है, लावा डॉट या ज्वालामुखी ग्रीवा कहा जाता है। USA का न्यू मैक्सिको राज्य में माउंट टेलर जिले में अनेक प्रकार की ज्वालामुखी ग्रीवा पाई जाती है, जैसे कि ब्लैक हिल है, डेविल टावर है, वो क्या है, लावा डॉट या डॉट गुंबद के प्रमुख उदाहरण माने जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला है, इसी में कभी कभी जब देखते हैं कि नली का मुख्य जब नली का मुख्य क्या हो जाता है, ब्रेसिया से भर जाता है, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, डायट्रम कहलाती है। ठीक है। और
डायट्रम से भरी हुई ऐसी आकृतियाँ, जैसे कि उसका एग्जाम्पल है USA का शिप रॉक है, ठीक है, जो कि इस प्रकार का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है क्रेटर, ठीक है। क्रेटर, इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित कीप आकार वाले गर्त को क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी शीर्ष पर स्थित कीपाकार आकृति के गर्त को क्रेटर कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका अलास्का का एनिया काचक क्रेटर, ठीक है। जब क्रेटर में रुक करके ज्वालामुखी में उद्गार की प्रक्रिया संपादित होती है, तो उसमें क्रेटर के अंदर छोटे छोटे क्रेटरों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, जिसे कि घोंसलादार या फिर सामूहिक क्रेटर भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है माउंट ताल में 3 क्रेटर, एटना में 2 क्रेटर तथा विसुवियस में 3 क्रेटर, जो कि हैं इसके घोंसलादार क्रेटर के उदाहरण हैं। इसके बाद में अगला है मित्रों, क्रेटर के बाद में क्रेटर झील, ठीक, क्रेटर झील। देखिए क्रेटर झील में क्या होता है, जब वही क्रेटर में जब वर्षा का जल भर जाता है, तो वर्षा का जल भर जाने से निर्मित झील ही क्या कहलाती है, क्रेटर झील कहलाती है। क्रेटर में वर्षा का जल भर जाने से निर्मित झील ही क्रेटर झील कहलाती है। अगला है काल्डेरा, ठीक है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि क्रेटर का विस्तृत रूप ही क्या कहलाता है, काल्डेरा कहलाता है, ठीक है। तो काल्डेरा क्रेटर का ही एक विस्तृत रूप होता है। इसका निर्माण क्रेटर के अंदर धंसाव प्रक्रिया या फिर ज्वालामुखी के महान विस्फोट के कारण होता है, ठीक है। जब कभी ज्वालामुखी में तेज विस्फोट होता है, तो क्रेटर के आसपास का जो भाग होता है वो क्या हो जाता है, विस्फोट के कारण उड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विस्तृत गर्त का निर्माण होता है, जिसे कि काल्डेरा कहा जाता है। जैसे कि जापान का ओसा काल्डेरा इस प्रकार का उदाहरण है, ठीक है। क्रेटर का एक विस्फोट होने के कारण से वो एक विस्तृत गर्त का निर्माण हुआ, जो कि जिसे काल्डेरा की संज्ञा दी जाती है, जो कि जापान का एक ओसा काल्डेरा इसका एक प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। ये हुई मित्रों केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ मुख्य रूप से। इसके बाद में आता है अगला दरारी उद्भेदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है। दरारी उद्भेदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लावा पठार। लावा पठार, ठीक है मित्रों। अब लावा पठार मित्रों, जब दरारी उद्भेदन में लावा एवं अन्य पदार्थ जब धीमी गति से धरातल की ऊपरी सतह पर उत्सर्जित होने लगते हैं, निकलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लावा मैदान का निर्माण होता है या लावा पठार का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है भारत में दक्कन का जो पठार है, USA का कोलंबिया का पठार एवं ब्राज़ील का पराना पठार आदि, ये सब क्या है, लावा पठार के ही उदाहरण हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है उष्णोत्थ या गेसर, ठीक है। उष्णोत्थ या गेसर, ठीक है। गेसर एक आइसलैंड शब्द गेसिर से निर्मित हुआ है। गेसर शब्द आइसलैंड शब्द गेसिर से निर्मित हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तेजी से उछलता हुआ, ठीक है, तेजी से उछलता हुआ। तो गेसर एक गर्म जल स्रोत होते हैं, ठीक है, एक गर्म जल स्रोत होते हैं, जिसमें एक अंतराल के बाद क्या होता है, जल तथा वाष्प तेजी से क्या होते हैं, बाहर उत्सर्जित होते हैं। जल एवं वाष्प तेजी से बाहर उत्सर्जित होते हैं, जिसके कारण से गेसर का मुख नीचे से क्या होता है, एक गर्म स्रोत से जुड़ा हुआ होता है तथा इसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। गेसर का संबंध किससे होता है, ज्वालामुखी क्रिया से होता है। जैसे कि साइबेरिया क्षेत्र तथा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अधिकतर गेसर पाए जाते हैं, और विश्व में अब तक 3 प्रधान गेसर क्षेत्रों की खोज हुई है, ठीक है। 3 गेसर प्रधान क्षेत्रों की खोज हुई है, जिसमें पहला है उत्तरी अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में, उत्तरी अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में,
नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गेसर। ठीक है, एक तो पहला उत्तरी अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गेसर, दूसरा आइसलैंड का ग्रेट गेसर, आइसलैंड का ग्रेट गेसर, आइसलैंड का ग्रेट गेसर तथा न्यूजीलैंड के गेसर। न्यूजीलैंड के गेसर। ठीक है, जो कि क्या है, अब तक के 3 प्रधान गेसर क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है मित्रों धुआरे। ठीक है, धुआरे जो कि एक लैटिन शब्द है फ्यूमरोल, जिससे निर्मित हुआ है। धुआरे लैटिन शब्द फ्यूमरोल से निर्मित है। यह एक ऐसा छिद्र जिसमें से गैस या वाष्प क्या है निकलती है, उसे क्या कहा जाता है, धुआरा कहा जाता है या धुआरा कहलाता है। गैस या वाष्प जिस छिद्र से निकलता है उसे धुआरा कहा जाता है। ठीक है, और धुआरा ज्वालामुखी सक्रियता के अंतिम लक्षण माने जाते हैं। यह ज्वालामुखी सक्रियता के अंतिम लक्षण माने जाते हैं। धुआरे में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन तथा अमोनिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। किसमें, धुआरे में। जब जिन धुआरों में गंधक की मात्रा अधिक होती है तो उसे क्या कहा जाता है, गंधकीय धुआरे या फिर सोलहतारा भी कहा जाता है। ठीक है, सोलहतारा नाम जो कि इटली के एक सोलहतारा नामक गंधकीय धुआरे के नाम पर दिया गया है। ठीक है, विश्व में प्रमुख धुआरों की बात करें तो प्रमुख धुआरों में अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी जो कि कटमई ज्वालामुखी के पास स्थित है, तथा ईरान में कोह सुल्तान धुआरा, न्यूजीलैंड के प्लेंटे की खाड़ी में स्थित वाहिद टापू का धुआरा जो कि प्रमुख है। ठीक है, इस प्रकार से ये थी बाह्य स्थलाकृतियाँ, जिसमें कि केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में ज्वालामुखी, शंकु, लावा गुंबद, डॉट गुंबद, क्रेटर झील तथा काल्डेरा, और इसी प्रकार से दरारी उद्भेदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में लावा पठार, उष्णोत्थ गेसर तथा धुआरे जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद में ज्वालामुखी तथा मानव के बीच संबंध या ज्वालामुखी का मानव पर क्या क्या प्रभाव दिखाई देता है, ज्वालामुखी किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक प्रभाव। इसके सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, ज्वालामुखी के सकारात्मक प्रभाव सकारात्मक प्रभाव ये भूगर्भ में बने हुए बहुत ही उच्च दाब को क्या करते हैं, बाहर निकालने में सहायता देते हैं। कौन, ज्वालामुखी। तथा इनसे जो पृथ्वी की आंतरिक स्थिति का ज्ञान होता है, ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक स्थिति का ज्ञान होता है, तथा इनके लावा से बनी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, जिसमें क्या होता है, कपास, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू आदि फसलें क्या है उगाई जाती है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्भेदन से ही सोना, चांदी, तांबा जैसे बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनके कई सकारात्मक प्रभाव हम देखे जा सकते हैं। जिस प्रकार ज्वालामुखी क्षेत्रों में बहुत से दर्शनीय स्थल भी विकसित हो जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग क्या होते हैं, दूर दूर से आते हैं। शांत ज्वालामुखी के छिद्र में वर्षा का जल भर जाने से क्रेटर झील बन जाती है, जो कि सिंचाई के लिए क्या की जाती है, प्रयोग में ली जाती है। इसी प्रकार से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं इसके, नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, यह नकारात्मक दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, देखिए। ज्वालामुखी विस्फोट
प्राय बहुत ही विनाशकारी होते हैं। ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, एक विस्फोट होता है, तो वो क्या है, एक बहुत ही विनाशकारी होते हैं, जिसके कारण से मानव को भीषण जन धन की हानि होती है। तथा इनसे जो ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होता है, धरातल में भूकंप उत्पन्न होते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं या हमें मानव को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। एवं इसी से इसके लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक क्या हो जाता है, कृषि का विनाश हो जाता है। तथा समुद्र की तलहटी में विस्फोट होने से मछलियाँ एवं कई समुद्री जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। तथा ज्वालामुखी विस्फोट के समय कई प्रकार की जो जहरीली गैसें होती है वो धरातल के आंतरिक सतह से बाहर निकलती है, तो उससे वायुमंडल भी प्रदूषित होता है। ठीक है। और इससे सुनामी की उत्पत्ति भी हो जाती है। ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही सुनामी की भी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हमारा जो ज्वालामुखी का टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।